आंखों में बार बार खुजली होना, ये क्या सिम्टम हो सकता है? वाटरिंग होने लग जाती है, खुजली होती है और आपका बार बार रब करने का मन करता है, तो इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्या चश्मे का नंबर अगर बार बार बदल रहा है तो प्रॉब्लम है? तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आपको कैटरैक्ट हो रहा है, सफ़ेद मोती। कौन कौन से वो अलार्मिंग साइंस होते हैं कि भाई अब मुझे जाना ही है आई स्पेशलिस्ट के पास? कोई भी आंखों में दर्द हो रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है जो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही है, वाटरिंग हो रही है, धूप में जाने से फोटोफोबिया हो रहा है या विजन चली गई एकदम से ड्रॉप हो गई है, तो आपको तुरंत अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब तुरंत सडन भी चला जाता है? कई जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके हार्ट से क्या होता है, ऐसे थ्रोम्बस निकलते हैं, क्लॉट निकलते हैं जो आंखों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और आपकी विजन बिल्कुल चली जाती है। या अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आंख की नसों में सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है रेटिना में, तो इसकी वजह से विजन एकदम जाती है। तो ये जो ब्लू लाइटिंग होती है वो क्या है? ये जो ब्लू लाइट है ये आंखों के लिए थोड़ा डैमेजिंग होती है क्योंकि ये रेटिना के सेंटर पॉइंट मैक्युला तक जाती है और वहाँ पे डैमेज करती है। बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण, तो इस सूर्य ग्रहण को आप देखोगे तो आंखें खराब हो जाती हैं। डेफिनेटली हाँ, सूर्य ग्रहण के टाइम में क्या होता है, जो ओवरऑल जो किरणें होती है ना इंटेंसिटी सूरज की बहुत कम हो गई होती है, लेकिन उससे हार्मफुल रेज तो आ ही रही होती हैं जो, तो वो आंखों में पड़ती है और आपका जो मैक्युला है उसमें एक इम्पैक्ट करके स्कार बना देती है, मैक्युलर स्कार, और विजन को परमानेंटली खराब कर सकती है। आँखें जिसके बिना हम ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख पाते। आँखें जो आपके शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कई बार हम आँखों को इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आँखों से आंसू आ गया, कोई बात नहीं, हल्का सा धुंधला दिखा, पानी से छींटे मार ली, ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ना ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं। आँखों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों में जो भी दिक्कतें हों उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आँखों को लेकर और किस तरह से इसका निदान होता है, कैसे आँखों को स्वस्थ रखें, इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने आई स्पेशलिस्ट एंड विट्रो रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज संधूजा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आँखों के बारे में बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। अगर ये ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, खूबसूरत दुनिया नहीं देख पाएंगे। तो जानना चाहेंगे कि ये आँखें कैसे काम करती हैं, क्या है इसकी संरचना जो है? थैंक यू विजया जी एंड थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जो हम गृहलक्ष्मी के सौजन्य से हम बातें कर रहे हैं आई केयर के बारे में, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आँखें हैं वो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हमें 80-90% जो परसेप्शन है हमारे आसपास की वो हो ही नहीं सकती है। और धीरे धीरे अगर आंखें खराब होने लगें तो आपका जीवन में इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है, लाइफ में इंटरेस्ट खत्म होता है और आपको लाइफ बिल्कुल नीरस सी लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आँखों को स्वस्थ रखना है, इनकी हेल्थ को मेंटेन करना है और हमें जो भगवान ने आंखें दी हैं, ये खूबसूरत सौगात दी है, इससे हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकें। तो ये जो कैसे काम करती हैं आँखें, जैसे ये होता है ना, कभी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे देखते हैं हम, कैसे क्या होता है इस आँखों के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हमारी आंखें ना एक कैमरा की तरह काम करती हैं। आपने नोट किया होगा कैमरा के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेंस है, पीछे एक फिल्म भी डलती थी पहले, तो आँख जो है वो एक कैमरा की तरह काम करती है। फ्रंट पोर्शन में कॉर्निया होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो हमें नज़र आता है, उसके पीछे आइरिस होता है जिससे हमारी आंखों का कलर नज़र आता है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, और इसके आइरिस में ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर जाती है और ये लेंस जो लाइट जाती है लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना पे गिरती है। रेटिना एक बैक पार्ट ऑफ द आई है, वहाँ पे हमारी इमेज बनती है और ऑप्टिक नर्व होती है नर्व, उसके थ्रू मैसेज ब्रेन तक जाता है। तो ये सारा जो पोर्शन है पूरा एक इंटेग्रेटेड तरीके में काम करना चाहिए, तभी हमें साफ नज़र आता है। अच्छा, ओके। आँखों का जो ये रेटिना होती है ना, रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आप एज अ आई स्पेशलिस्ट आप बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एंड इस रेटिना की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे कौन कौन सी बीमारियां इंडिकेट होती हैं बेसिकली? जो रेटिना है ना, ये आँख का एक बैक पार्ट ऑफ द आई है जो दिखता नहीं है। अच्छा। और हमारी जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर बनती है, जो सेंटर पॉइंट मैक्युला होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर की जो रेटिना को इम्पेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हो गई,
मधुमेह, हाँ। ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अच्छा। इसके अलावा एनीमिया हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, तो ऐसी बीमारियों में क्या होता है, जो रेटिना होता है हमारी आंख का पर्दा, उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। इवन आंख का रेटिना जो है डिटैच भी हो सकता है और कई बार काला मोतिया भी हो सकता है। काला मोतिया, हाँ जी, ग्लाकोमा बोलते हैं, काला मोतिया। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी की, जिसको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आंखों के अंदर डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, एनीमिया या जो ब्लड लॉस हो रहा होता है, खून की कमी हो रही थी, उससे एनीमिक रेटिनोपैथी, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आंखों में देखी जाती हैं। और अच्छा। इससे हमारी विजन कई बार परमानेंटली लॉस हो जाता है। बाप रे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ये जब ये इस तरीके का जो प्रभाव पड़ता है तो क्या सिम्टम क्या होते हैं, जैसे आंखों से क्या क्या महसूस होता है? चलो हम वन बाय वन बात करते हाँ हैं जी, इसके बिल्कुल। बारे में। हाँ जी। सबसे पहले तो डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हमारी डायबिटीज़ का इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली डायबिटीज़ जो होती है, हमारी खून की नाड़ियाँ होती हैं ना, रेटिना की खून की नाड़ियाँ जो होती हैं, उसकी नाड़ियों को वो वीक कर देती हैं। अच्छा। तो उन नाड़ियों के वीक होने से उनसे लीकेज होने लग जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल निकलने लग जाता है, ब्लड निकलने लग जाता है, और कई बार इतना ज़्यादा होता है पूरा ब्लड बर्स्ट करके पूरी आँख खून से भर जाती है। बाप रे। तो इसको हम कई वो बार, सामने दिखता भी है? हाँ, वो आपको लगता है, सिम्टम्स क्या आते हैं कि एक तो विजन ब्लर हो जाता है आपका अच्छा। धीरे धीरे, अगर स्वेलिंग हो रही है तो फिर? और ब्लड एकदम से फट के आ जाए तो आपको फ्लोटर्स दिखने लग जाते हैं कि ब्लैक स्पॉट आंखों के आगे हिल रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा तो होता है? और अगर पूरी आंख खून से भर जाए तो टोटल लॉस ऑफ विजन। ओह, तो आप देखिए डायबिटीज़ की वजह से कितना डैमेज आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी से आ जाता है। लेकिन ये डैमेज कब आता है, अगर आप डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तब होगा। तब। और जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ती है, इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो हम हर एक डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं, आपको जैसे डायबिटीज़ का पता चलता है, आपको अपना रेटिना चेकअप करवाना है, क्योंकि आपको नहीं पता आंखों के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और इंसिडेंटली होता क्या है, शुरू की स्टेजेस में जब 2-4 खून के धब्बे आए होते हैं, 10-20 आए होते हैं, तो रोशनी ख़राब नहीं होती है। पेशेंट को लगता है मैं डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ चल रहा हूँ, उस अंधेरे में रह जाते हैं। जी। तो ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो आंखों के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। इवन हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि जो 40-50 साल की डायबिटीज़ के बाद भी आंखों में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा। और ऐसे भी देखे हैं 10 साल की डायबिटीज़ में ब्लाइंड हो गए हैं। ओह। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गुड कंट्रोल। सो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आँखों की जो प्रॉब्लम्स, अब हम बात करेंगे कि जो कई सारी दिक्कतें होती हैं आँखों में। जैसे अब शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करती हूँ, जैसे आँखों में बार बार खुजली होना, ये क्या सिम्टम हो सकता है? आंखों में जो खुजली है ना, जनरली ये एक एलर्जी को शो करता है, आंखों की एलर्जी अच्छा। को। इसको बोलते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, की एलर्जी की वजह से कंजंक्टिवा में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है आपको आंखों में, वाटरिंग होने लग जाती है, खुजली होती है, और आपको बार बार रब करने का मन करता है। तो इसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। और जनरली ये एयर पॉलन से होती है, हवा में जो एयर पॉलन होते हैं, और सीजनल भी होती है कि जब कटाई का टाइम होता है, पॉलन ज़्यादा होते हैं फसल की कटाई, तो उस टाइम में बढ़ने से आंखों में एलर्जीज बढ़ जाती हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, वो प्रोन होते हैं एलर्जीज के लिए, जिनको एस्थमा की दिक्कत होती है, स्किन एलर्जीज होती हैं, उनमें आंखों की एलर्जी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से खुजली, इचिंग, वाटरिंग सब कुछ होने लग जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर डायबिटीज़ है, ये इन सारी चीज़ों से रेटिना प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आँखों की बीमारियां होती हैं, जो जनरल बीमारियां आपके पास आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, हमारे पास जनरली जो पेशेंट आते हैं, एक तो वो आई चेकअप के लिए आते हैं, उनको ग्लासेस का नंबर लगा होता है या धुंधलापन दिख रहा होता है, उनको लगता है शायद चश्मे की ज़रूरत है, साफ नज़र नहीं आ रहा। तो मोस्टली पेशेंट्स तो होते हैं, उनको चश्मे के नंबर चेक करने के लिए आते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। अच्छा। दूसरा, पेशेंट आज की डेट में कंप्यूटर विजन काफ़ी बढ़ गया है, स्क्रीन यूजेज काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ड्राइनेस की, वाटरिंग की। जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मोस्टली ओपीडी में हम इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। खुजली हो रही है, वाटरिंग हो रही है, चश्मे का नंबर टेस्ट करवाना है, चाहे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्लास में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, घर में तो पता नहीं चलता क्योंकि क्लासरूम थोड़ा बड़ा होता है, तो दूर की चीज़ें इतनी साफ नज़र नहीं आती हैं। तो इवन टीचर्स होते हैं जो ये बताते हैं पेरेंट्स को, अपने बच्चे को चेक करवाइए, ये ठीक से क्लास में प्रेजेंट अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड सीइंग, मतलब विजन क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ओके। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, क्या वजह हो सकती हैं इसकी? धुंधला के
काफ़ी सारी वजह होती हैं धुंधला देखने की। एक तो ये रहता है कि आपको कोई चश्मे का नंबर है, आप शॉर्ट साइटेड भी हो सकते हैं, जिसको मायोपिया बोलता है, जिसमें पास की चीज़ें ठीक दिखती हैं, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। जी, मायोपिया के बारे में बताइएगा थोड़ा डिटेल में। जी जी, फिर एक मैं कंप्लीट करता हूँ। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको दूर का तो अच्छा दिख रहा है लेकिन पास का दिखने में दिक्कत आ रही है। और एक प्रेसबायोपिया होता है, जिसमें कि एज के हिसाब से 40 ईयर्स के बाद आपकी जो पास की रोशनी होती है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। अच्छा। 40 ईयर्स के, ये एज रिलेटेड प्रोसेस होता है। तो जो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया ये है एक कंडीशन जिसमें कि आपको पास की चीज़ तो अच्छी दिख रही है, दूर की चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे, धुंधलापन आ रहा है। होता क्या है, जो लाइट रेज अंदर जा रही हैं आँख के अंदर, वो रेटिना में फोकस नहीं हो रही हैं। अच्छा। तो वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। तो उसमें हमें माइनस नंबर के ग्लासेस देने पड़ते हैं, मायोपिक ग्लासेस, जो लाइट रेस को अंदर जाने के लिए रेटिना पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक रेटिना पे फोकस नहीं होगी लाइट, इमेज नहीं बनेगी, इमेज ब्लर बनेगी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारी आज की डेट में जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें यूजुअली मायोपिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, जी मायोपिया। जी, आई नंबर चेकअप के लिए जो आते हैं, जिनको धुंधलापन दिख रहा होता है। इसके अलावा धुंधलापन के और भी बहुत कारण होते हैं। मान लो आपको कॉर्निया में जो आगे की पुतली है, जो शीशा है सामने का, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए। जो ऊपर हाँ बिल्कुल, ये जो चमक रहा है बिल्कुल सामने, चमक रहा है जो, ओके। कॉर्निया में मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें कोई चोट लग जाए, तो लाइट अंदर नहीं जा पाती, कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं या कॉर्नियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैटरैक्ट हो जाए, सफ़ेद मोतियाँ, एज रिलेटेड, तो आपको विजन ब्लर होने लग जाती है। और इसके अलावा जैसे हमने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वाली प्रॉब्लम्स की बात की, अगर उसका इम्पैक्ट आँखों में आने लग जाए, उसकी वजह से ब्लरिंग हो सकती है। अच्छा। या आपको काला मोतिया हो जाए, ग्लाकोमा एडवांस स्टेज पे, तो उससे भी विजन ब्लर होने लग जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो विजन को ब्लर करती हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बताया था कि जैसे कि जब ये अगर हो जाए, अगर डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, एंड उसके बाद जो आप फिर आई पे भी आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आँखों में पेशेंट हमारे पास जब चेकअप के लिए आता है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट, तो हम पुतली फैलाकर कुछ ड्रॉप्स होती हैं, डायलेट करके रेटिना चेकअप करते हैं। इसको फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। अच्छा। डायलेट करने के बाद पता चलता है कि आँखों में, रेटिना में कोई शुगर का इम्पैक्ट है या नहीं है। अगर आंखों में इम्पैक्ट है, खून के धब्बे हैं, चर्बी आ रही है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं OCT, ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो सीटी स्कैन है आंखों का। वो लेयर बाय लेयर बताता है कि रेटिना में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, जिसमें एक डाई लगाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन देखा जाता है रेटिना का, कि लीकेज कहाँ से हो रही है। इसके अलावा एक OCT एंजियोग्राफी होती है, जो डाइलेस एंजियोग्राफी होती है, ये वो बताती है कि लीकेज कहाँ से हो रही है। और कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, अगर आँख पूरी खून से भर जाए, कि देखने के लिए रेटिना में कोई खिंचाव तो नहीं है, ट्रैक्शन तो नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड किए जाते हैं, नीड को देखते हुए, आँख की कंडीशन को देखते हुए, ताकि उसको असेस कर सकें और हम अपने ट्रीटमेंट को फॉर्मुलेट कर सकें। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे आऊँगी कि जो सिर दर्द होता है उसका आँखों के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि क्या है कि कई बार सर में बहुत दर्द होता है और आंखें बंद कर लेने से हमें आराम मिल जाता है। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये जो सिर दर्द है और आँखों का, तो क्या कोई गंभीर बीमारी का संकेत है? देखिए, जो सिर दर्द है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये ब्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है, माइग्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है, और आंखों की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। आंखों की वजह से कैसे हो सकता है? मान लो आपको साफ नजर नहीं आ रहा है, आप स्ट्रेन लगा के देख रहे हैं, तो उससे भी हेडेक होने लग जाएगा। इसका मतलब अगर आपको चश्मे का नंबर दिया जाए तो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, आपका हेडेक ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो होता है हेडेक का, ये भी होता है कई बार आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसको ग्लाकोमा बोलते हैं, काला मोतिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है आपको। अच्छा। और अगर मान लो आपको ब्रेन ट्यूमर है या कुछ है, तो आँख की नसों में भी सूजन आ जाती है, तो कई बार हम देख के बताते हैं कि आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या ब्रेन का प्रेशर तो नहीं बढ़ा, वो भी आंखों में रिफ्लेक्ट कर जाता है जी। तो ये सब चीज़ें, इवन इसके अलावा आज की डेट में बहुत कॉमन ही हो गया, जो हम ये स्क्रीन यूजेज कर रहे हैं ना, एक्सेसिव, एवरीबडी इज ग्लूड टू द स्क्रीन। 10 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे रात को लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे। तो क्या होता है, जब हम आंखों को टकटकी लगा के देखते हैं तो आंखों में काफ़ी स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, और जैसे जैसे दिन गुजरता है आपको हेडेक होने लग जाता है। इसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। अच्छा। और ये आज की डेट में हेडेक का बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, लगता ही है कि भाई हेडेक तो हो रहा है, बट हाँ, आंखें भी उसका बहुत बड़ा कल्प्रिट है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कल्प्रिट है उसके अंदर। जी।
जैसा कि अभी आपने बताया कि ये तो इसी की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी, आँखों में भारीपन हो गया या फिर मतलब पूरी थकी-थकी आँखें, पफ़ी आइज़, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में उठे और एकदम पफ़ी आइज़ हुई, तो हम उसे ब्यूटी की भाषा में कहते हैं कि भई कोल्ड वाली चीज़ें, कोल्ड आप लगा लो, आइस वगैरह लगा लो, ठीक हो जी, जाता है। लेकिन अंदर की जो प्रॉब्लम होती है, वो तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, जो आँखों का थकना है और पफ़ी हो जाना है, जी। इसमें जो डिजिटल आई स्ट्रेन है कंप्यूटर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, यही है। हम जब थक जाते हैं, अकेला ये रीज़न नहीं है, वन ऑफ द रीज़न्स है। हम बैठ के आँखें मसलने लग जाते हैं, रब करने लग जाते हैं, तो आइज़ वैसे ही पफ़ी होने लग जाती हैं। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है हमें आइज़ को अननेसेसरी टच करना ही नहीं है। नहीं करना, ना। ओके। अच्छा, जब स्क्रीन पे काम कर रहे हो आप, कंप्यूटर विज़न पे या कुछ भी अपनी ये देख रहे हो आप, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बी इन हैबिट ऑफ कॉन्शियस ब्लिंकिंग। डोंट कीप स्टेयरिंग। एक जैसे हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट में हम 10 से 15 बार ब्लिंक करते हैं। हाँ, स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा, शायद वो 2-4 बार रह जाता है, हाँ, क्योंकि हमें तो सारा डेटा देखना है, गेम देखनी है, अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें टोटली एनग्रॉस्ड हैं, तो कॉन्शियस ब्लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्लिंक नहीं करते तो आइज़ ड्राई होने लग जाती हैं, फिर मन करता है इसको मस लो, तो पफ़ी तो अपने आप हो ही जाएंगी और शाम तक लगे रहेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे तो पफ़ी लगेंगी लगेंगी। जैसे अभी आपने बताया ब्लिंक वाली बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हूँ, बीच-बीच में मैं काफ़ी ब्लिंक करती हूँ। तो क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 10 से 15 बार तो हम ब्लिंक करते ही हैं। अगर आपको कई बार क्या होता है, आँखों में ना ड्राइनेस होने लग जाती है, तो आपको बहुत बार-बार ब्लिंक करना पड़ता है। तो ड्राइनेस को भी एक चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो कभी ऐसा लगे कि आप बार-बार ब्लिंक कर रहे हो, क्लैरिटी लाने के लिए, तो आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को विज़िट करना चाहिए, दिखाने के लिए। वो ड्राई आई के लिए कुछ टेस्टिंग होती है, वो करेंगे, देखेंगे और उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन्स देंगे, ताकि आप कंफर्टेबल फ़ील करें। कंफर्टेबल फील मतलब आपको अगर पता चल रहा है मैं बार-बार ब्लिंक कर रही हूँ, हाँ, तो क्योंकि इसमें मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर हाँ, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं इग्नोर तो नहीं करना है अपनी कोई भी आई रिलेटेड हेल्थ को। कोई चीज़ कंटिन्यूअसली चले जा रही है ना, तो फिर तो उसमें एक आध दिन तो मान लिया, लेकिन वो कंटिन्यूस जो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जी। आप जानना चाहेंगे कि जैसे आँखों में ना कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारा, मतलब पता नहीं चलता है, मतलब मैंने बहुत कुछ-कुछ लोगों को देखा है। एंड एक और चीज़, जैसे कि मैं अपनी भी बात बता दे रही हूँ और बहुत लोगों को मैंने देखा भी है, गुहेरी होती है जो इसके ऊपर हो जाती है। गांठ सी बन जी, जाती जी, है, गाँठ सी बन जाती है और फिर उसमें पस पस आने पड़ लगता है जाती एंड है। ऑल। जी, जी, तो जी। ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो मतलब क्यों होती हैं और मतलब कैसे उसको ठीक करते हैं? देखिए, हमारी जो पलकें हैं ना, लिड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, मेबोइनल ग्लैंड्स, ज़ाइस ग्लैंड्स। अगर इसकी ओपनिंग बंद हो जाए, तो अंदर पस पड़ जाती है, जिसको आप वो भिगोरी या जो भी हाँ, स्टाई बोलते हैं, गुहेरी वैसे स्टाई हाँ, बोलते हैं वैसे। कैलेजियन बोल देते हैं। जी। तो ये शुरू में तो पेनफुल होती है, लेकिन बाद में वो फिर एक गांठ सी बनी रह जाती है। पेन तो नहीं करती, पेनलेस हो जाती है। तो ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें पलकों पे कोई इन्फेक्शन हो, लिड मार्जिन्स पे, जिसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। जिनको बालों में डैंड्रफ होता है, उनमें ये ज़्यादा होते हैं ब्लेफराइटिस। अच्छा। पलकों पे भी, लिड पे भी फ्लेक्स बन जाते हैं डैंड्रफ की तरह। ओह! तो उससे क्या होता है, जो हमारे आंखों के पोर्स हैं ग्लैंड्स के, वो बंद हो जाते हैं अच्छा। और इन्फेक्शन बार बार होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो लोग आइज़ को बार बार रब करते हैं, उसमें भी पोर्स बंद होने का डर होता है। तीसरा, कोई भी पेशेंट जिसको अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसमें भी बार बार ये इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो हम हर पेशेंट को बताते हैं, डोंट बी इन हैबिट ऑफ रबिंग योर आइज, ब्लिंक करो, और अगर ब्लेफराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके रखिए। अच्छा, ये जो भी आप बता रहे हैं उसमें ये आईलिड वगैरह वो भी पलकें जो होती है वो उससे झड़ जाती हैं या पलकों पे बाल झड़ने लग जाते हैं, अगर पलकों पे डैंड्रफ है तो। पूरे बाल झड़ने लग जाते हाँ हैं? जी, तो हाँ जी। इन्फेक्शन ही है। इचिंग होती है, आपका रब करने का मन करता है, बार बार लिड मार्जिन्स को रब करने का मन करता है। ओके। अब जानना चाहेंगे कि आँखों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परमानेंटली रेडनेस रहती है, तो क्या वो कौन सा साइन है उसके बारे में बताइएगा? परमानेंट रेडनेस तो देखिए ऐसा है, मोस्टली तो एलर्जीज में रहती हैं। अच्छा। जो हवा से, एयर पॉलन से होती हैं। आप हाइपर सेंसिटिव होते हैं हवा के लिए, पॉलन्स के लिए, तो वो तो कांस्टेंट रेडनेस रहती है, उनको इरिटेशन भी रह जाती है, और कई बार बहुत ज़्यादा हो तो इचिंग भी होने लग जाती है। जी। इसके अलावा जो लोग स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं और आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं, उनमें भी रेडनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओके। तो डिजिटल आई स्ट्रेन और एलर्जीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है रेडनेस होने का।
इसके अलावा रेडनेस के जो कई कारण और भी होते हैं, आंखों में मान लो कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, कई ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्या होते हैं जैसे? उसमें क्या होता है, जैसे जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एनकाइलोसिस बैक प्रॉब्लम है, अच्छा। जॉइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, आंखों में ना यूवियाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, अराइडोसाइक्लाइटिस की जो ब्राउन पोर्शन है उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और आइज रेड होने लग जाती हैं आपकी, और बार बार अटैक्स आते हैं। अच्छा। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपका कुछ टेस्ट करेंगे, अगर वो प्रॉब्लम निकलती है ऑटोइम्यून तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, ताकि आंखों में ये बीमारी बार बार ना आए, क्योंकि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, जुड़े हुए हैं सारे ऑटोइम्यून डिजीज से। तो आप देखिए, आंखें देख के हम पेशेंट को कैसे गाइड कर पाते हैं, डायबिटीज है तो इधर जाइए, ब्लड प्रेशर ही है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अपना जॉइंट स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिटेक्ट करते हैं, और कई बार पेशेंट को गाइड कर पाते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है ताकि आप ठीक रख सकें। कई बार ये भी होता है ना कि आंखें देख के ही पता चल जाती है कि काफ़ी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस पर ही आएंगे। थकी हुई लगती हैं आंखें। स्ट्रेस और आंखों का संबंध बताइएगा। देखिए, अगर आप आंखें थकी हुई, एक तो ये होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस में, या वैसे ही नहीं सो पा रहे हैं, इंसोम्निया हो गया, तो भी आंखें थकी थकी लगेंगी अगले दिन। आप स्क्रीन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो भी थकी थकी लगेंगी। और आपको कि वैसे कोई डिप्रेशन में है या थोड़ा एंग्जाइटी में है, तो भी थकावट वाली फीलिंग होती है। तो ये बहुत कॉमन है ये तो। एंड अभी आपने बोला कि जो ड्राइनेस, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ना ये ड्राइनेस जिसको होती है उसको आँखों में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। कई बार वो आँखों में काफ़ी दर्द होता है, कई बार मतलब जलन होने लगती है। तो ये जो है इसका क्या समाधान क्या है? जैसे अभी आपने बताया डिजिटल वाला, इसके अलावा ये किन किन चीज़ों से होता है? देखिए, जो ड्राइनेस है आँखों की, जैसा आपने बताया कि इसका सिम्टम्स तो ये हैं कि आपको आंखें थकी थकी लगेंगी, बार बार ब्लिंक करने का मन करेगा, वाटरिंग होने लग जाएगी, रिफ्लेक्स वाटरिंग, रेड होने लग जाती हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, इरिटेबिलिटी होने लग जाती है आंखों की, और आपको लगता है आंखें बंद करके बैठे रहिए, खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये तो ड्राई आई के सिम्टम्स हैं। अब ये होती क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? एक तो ये हो गया हमारा ब्लिंक ना करना, जो मोस्टली हम स्क्रीन यूजेज पे होता है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा ये है, अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, इनमें भी ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे भी आपने बताया इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है ड्राइनेस, तो ये चिकन पॉक्स की वजह से भी होता है? चिकन पॉक्स से ना ड्राइनेस नहीं होता। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कॉर्निया में अगर मान लो कुछ इन्फिल्ट्रेट आ जाए, अच्छा, केराटाइटिस हो जाए, तो उसमें ज़रूर क्या होता है, वाटरिंग होने लग जाती है आंखों से, और आप धूप में जाते हैं तो चौंधिया लगता है। हाँ, एग्जैक्टली यही फोटोफोबिया लगता है। तो ये एक टिपिकल कंडीशन है। कहीं भी कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मान लो इंजरी हो जाए कॉर्निया में, कोई स्क्रैच लग गया नेल से या इन्फेक्शन हो गया, तो आपको फोटोफोबिया होने लग जाता है, आप अपनी आंखें खोल ही नहीं पाते। हाँ, धूप में जी बिल्कुल, ऐसा ये मैंने लोगों को देखा है। बहुत कॉमन है। और इवन कोई भी फोटोफोबिया हो अगर आपको, तो अपने आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये कॉर्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ग्लाकोमा भी हो सकता है, इवन यूवियाइटिस हो सकती है यूवी की। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, वो देखने से ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सके और आंखों को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके। जी। एंड चश्मे का नंबर जो है वो बार बार बदलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चश्मे का नंबर नहीं बदलना चाहिए, ये थोड़ा सा संकेत हो सकता है किसी दूसरी बीमारी का, बड़ी बीमारी का। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या चश्मे का नंबर अगर बार बार बदल रहा है तो प्रॉब्लम है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है यंग एज ग्रुप, 18 साल तक के बच्चे। हमारी जैसे बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो हमारा जिनका चश्मे का नंबर होता है माइनस नंबर बच्चों का, वो जैसे हाइट बढ़ती है तो कई बार आई बॉल की लेंथ भी डिस्प्रोपोर्शनली ज़्यादा बढ़ती है, तो आपका नंबर चेंज होता रहता है। तो हम बच्चों को ये एडवाइस करके चलते हैं पेरेंट्स को कि एवरी 6 मंथ्स चेकअप के लिए आना है, ये देखने के लिए कि एज पर हाइट इंक्रीज, ग्रोथ इंक्रीज, बच्चे का नंबर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो फिजियोलॉजिकल है, ये तो ठीक है। दूसरी बात रही, अगर अडल्ट्स में चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है 50-60 ईयर्स की एज में, तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आपको कैटरैक्ट हो रहा है, सफ़ेद मोतिया। अच्छा, और कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिया, उसमें क्या होता है, आँख का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो लेंस का इंडेक्स होता है, वो बार बार चेंज हो रहा होता है कैटरैक्ट की वजह से। दूसरा, ग्लाकोमा में भी कई बार
नंबर फ्रीक्वेंट चेंज हो सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से हो रहा है, नंबर बार बार चेंज हो रहा है आपका, तो ये नहीं कि सीधा आपने चश्मे का नंबर के लिए दुकान पे गए, नंबर चेंज करवाया, आपको एक प्रॉपर थॉरो चेकअप भी करवाना है अपनी आँखों का। ओके, पूरा प्रॉपर। जी जी। और कई बार डॉक्टर साहब एक चीज़ और होती है, कई बार आँखें जो है वो एज के अकॉर्डिंग या जो भी है अंदर की ओर चली जाती है, अंदर ऐसे नहीं होता, धसी धसी सी दिखती है, क्या वो कोई रीज़न है? देखिए, थोड़ा एज रिलेटेड जो एल्डरली लोगों में फैट एट्रोफी होने लग जाती है, उसकी वजह से धसी धसी तो महसूस होती हैं। और दूसरा, जो लोग आइज़ को बहुत ज़्यादा रब कर रहे होते हैं, पफी हो जाती हैं, तो भी लगता है वो धसी धसी आँखें हैं। तो ये ज़रूरी है कि आइज़ को अननेसेसरी रब नहीं करना है और आपकी बॉडी को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ओके, अभी आपने ये सारी बातें बताई, तो अब हम आएंगे कि जो देखभाल है, आई केयर बेसिकली, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आँखों की देखभाल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि हम घर पे रहते हुए अपनी आँखों की देखभाल कैसे करें, तो उसके लिए आप हमें क्या सलाह देंगे? देखिए, एक तो ये ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जी। हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जी। डाइट शुड बी रिच इन विटामिन सी, ए, जिंक, जी। विटामिन ई और मिनरल्स में। तो डाइट में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, लाइक स्पिनच, ब्रोकली, पालक, साग वगैरह, क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है। और डाइट में हमें स्वीट पोटैटोज़ हैं, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो बेसिकली ल्यूटीन ज़ेरेंथिन होता है, हमारा रेटिना का एक पार्ट होता है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, हाँ। और हरी सब्जियां होगी, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और इसके अलावा जो फिश हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें, नट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें कि हेल्दी डाइट हमें रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाता, तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं विच आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, वो भी ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम धूप में जाएं अगर, तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना होता है आँखों को, तो हमें यूवी फिल्टर वाले सन ग्लासेस यूज़ करने चाहिए। अच्छा, अब मैं इस पे आऊँगी कि अभी आपने बताया कि जो ये चश्मे होते हैं मार्केट में इतने अवेलेबल हैं बहुत सारी जगहों पे, मतलब बाहर भी निकल जाइए तो आपको आराम से ऐसे धूप वाले चश्मे बोल के बिक रहे हैं। तो हमें कौन सा चश्मा है जो लेना चाहिए और जो सभी ले सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की आँख, मतलब आँखों के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब आप कोई भी ले सकता है, कोई भी लगा सकता है। देखिए, सन ग्लासेस तो अच्छे ब्रांड के ही लेने चाहिए, क्योंकि उसमें ये श्योरिटी रहती है कि वो बेसिकली आपको यूवी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बाकी जो कुछ सस्ते चश्मे हैं, वो आप उसके लिए कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकता कि उसके अंदर है क्या, ग्लासेस प्रोटेक्शन है या नहीं। तो ज़रूरी तो है, और ग्लासेस तो कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला इश्यू तो है ही नहीं, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके अलावा धूप में जा रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो इवन आप हैट लगा सकते हैं, ताकि सनरेज आँखों पे डायरेक्ट ना आए, थोड़ा शील्ड रहें आँखें हमारी। अच्छा। तो ये धूप में तो हमें ये सावधानियाँ लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो यूवी रेस हैं, ये हमारी रेटिना के लिए भी डैमेजिंग है। आँखों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैटरैक्ट भी जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो जो भी आउटसाइड वर्कर्स हैं, उनको ग्लासेस तो अपने लगाने चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, यूवी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको, जैसे हमने बताया, डाइट अच्छी रखनी है, और कंप्यूटर पे स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो आपको रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करना है। लाइक आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स एंड लुक एट समथिंग एट 20 फीट अवे। मतलब आंखों को रिलैक्स करना है। जब हम पास करें तो आंखें स्पैज़म में चली जाती हैं, थक जाती हैं, तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना, धीरे धीरे कम होती चली जाती है, आप थकने लग जाते हैं। तो आंखों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए, ताकि ड्राइनेस के चांसेस को हम कम कर सकें। और कुछ आंखों की एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे पेन की टिप को लेके आंखों के पास लाकर एक बनाओ, ये मसल्स को टोन अप करने के लिए होती हैं। कैसे करते हैं, एक बार आप बताएंगे? मैं पेन की टिप को लिया, जैसे हमने एक टिप, फाइन टिप को आंखों के पास लाके एक करिए, और जहाँ पे आपकी डबलिंग होने लगे वहाँ 10 सेकंड होल्ड करिए। इतना हो जाए कि यहाँ लाके भी एक दिख रही है। तो आपको ये मसल्स को टोन अप करना है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, आइज़ कन्वर्ज करती हैं पास का काम करते हुए। तो वो अगर आइज़ मसल वीक हैं, तो आइज़ बाहर को फिर जाने लग जाती हैं, वो थकने लग जाती हैं, आपको हेडेक होने लग जाता है। ये भी एक एस्थीनोपिया बोलते हैं इसको, कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। तो इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको ये।
अच्छा, घर तो बैठे बैठे एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। अच्छा, एंड अब मुझे बताइएगा कि जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके अलावा आइज़ को क्लीन रखने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? हमें एक्चुअली आइज़ कितनी बार धोना चाहिए और क्या गुनगुने पानी से धोना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए या आइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों पे बताइएगा एक बार। देखिए, जहाँ तक आइज़ को धोने का सवाल है ना, तो बार-बार तो ये छींटे मारना बहुत अच्छी आदत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आँखों को बंद करके आप कोल्ड कंप्रेसेस ठंडा पानी डाल सकते हैं, आँखों को बंद करके। बंद करके। क्योंकि हाँ जी, मैं जो इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आँखें खोलिए और आँखें खोल के जो है वो आप छींटे मारिए, तो वो ठीक कोई नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को कई बार आदत होती है ऐसा करने की, लेकिन जी। इससे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता, वो आदत पड़ गई होती है। अच्छा, जबकि कई लोगों को पानी डालने से आँखें लाल भी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल लोग होती नहा हैं। के निकलते हैं, आँखें लाल होती हैं, बिल्कुल रेड हो जाती रेड हैं। होती हैं। जी, क्योंकि जो टैप वाटर है ना, जो इट इज़ नॉट आइसोटोनिक विद टीयर्स, जो भगवान ने आंसू दिए हैं, उसका एक अलग कॉम्बिनेशन है, पानी का एक अलग है, अलग तो इट इज़ कॉम्बिनेशन। नॉट जी, सेम। तो बार-बार छींटे मारना, ये छपके मारना, ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। अच्छा, हमें बस कॉन्शियस ब्लिंकिंग रखनी चाहिए। आँखों में ड्राइनेस हो रही है, तो रोज़ वाटर या जो अपना हम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, वो अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। ठंडे पानी से धोना ठीक है? कोल्ड कंप्रेसेस भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जैसे आँखों को बंद करके आइस पैक लगा सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है। इवन जो हॉट फॉर्मेंटेशन करने से भी काफ़ी बेनिफिट होता है, जिन लोगों को ड्राइनेस होती है। अच्छा, जैसे कौन से वाले? कैसे हॉट जैसे वाले? इवन कॉटन को बॉईल किया आपने, मास्क भी आते हैं जेल वाले या कोई भी, जिसको आप माइक्रोवेव में रख लीजिए, या हीटिंग पैड होते हैं, उसको गर्म करके 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए आंखों पे लगा लीजिए। उससे क्या होता है, जो आंखों की जो ग्लैंड्स है ना, उसके पोर्स खुल जाते हैं। जो ऑयली सिक्रेशन निकलना है वो एक फ्रीली निकल पाता है, तो हमारी आइज मॉइस्ट रहती हैं, ड्राइनेस के चांसेस कम रहते हैं। और ये जो ठंडे जो कोल्ड वाले होते हैं वो वाले? ये जस्ट एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है कि आंखों को सूदिंग कोल्ड इफेक्ट वाले मिल भी रहा कर है। सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर अच्छा, ओके। और आई ड्रॉप्स ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ही आई ड्रॉप डाल लेते हैं। आजकल जो कई सारे ऐसे हैं जो कि मैं अभी नाम तो नहीं बताऊँ, मतलब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। ड्रॉप्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि आप इसको डाल लीजिए, आयुर्वेदिक होते हैं बेसिकली। आप इसे डाल लीजिए, क्लीन रहेंगी आँखें और ये सही रहती हैं। तो आपको मतलब आप क्या कहेंगे, सजेशन देंगे? देखिए, जहाँ तक ये आई ड्रॉप्स का सवाल है, ओवर द काउंटर जो अवेलेबल होती हैं, तो उसमें हमें एलोपैथी का तो पता है, जो रिफ्रेश टीयर्स या कोई भी ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, वो हार्म नहीं करती आंखों को। अच्छा, और वो प्रिजर्वेटिव फ्री होनी चाहिए, अच्छा। कि तो वो उसमें कभी भी प्रिजर्वेटिव, डाल हाँ, सकते उसको आप डाल सकते हैं जब भी ड्राइनेस की शेप में। वैसे तो देखो, गॉड ने टीयर्स दिए हैं, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अननेसेसरी ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए। नहीं डालने। ड्रॉप्स तभी डालने हैं जब आपको कोई ड्राइनेस की फीलिंग हो रही है, तो, और वो भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है ये। मान लीजिए कि हमें कोई लक्षण नहीं है, तो भी क्या हमें जांच करवानी चाहिए आँखों की? जी, आई चेकअप का एक शेड्यूल होता है। एक तो बच्चों में ये रहता है, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल, जब उनको अल्फ़ाबेट की पहचान हो जाती है, तो उनका चश्मे का नंबर ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए, अच्छा, मतलब विजन चेक करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चश्मे का नंबर निकल आता है, और स्पेशली अगर पेरेंट्स में है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे का अगर नंबर नहीं है तो साल के साल एक बार चेकअप करवाते रहें। इवन स्कूल्स भी अपने लेवल पे स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें स्कूल में आई चेकअप हो जाता है। अच्छा, आइडिया ये होता है, किसी भी बच्चे को विजन की प्रॉब्लम की वजह से, चश्मे के नंबर की प्रॉब्लम से, वो अपनी परफॉर्मेंस में ना वंचित रहे। और दूसरा ये होता है, अगर चश्मे का नंबर ना लगाया जाए तो कई बार आंखें लेजी हो जाती हैं, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, जी, और वो आंखें हमेशा के लिए लेजी रह जाती हैं। बड़ों में ये है, अगर आपकी 40 ईयर्स एज हो गई है, तो आपको अपना कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है जब आंखों में ग्लाकोमा के चांसेस, कैटरेक्ट के चांसेस थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। और डायबिटिक हैं तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस और डायबिटीज आपको आई चेकअप करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब आँखें अगर कमज़ोर होती हैं, तो क्या चश्मे से ठीक हो जाती हैं, चश्मा लगाने से? जी, अगर आंखों की कमज़ोरी का कारण, ना देखने का कारण चश्मे का नंबर है, तो वो चश्मा लगाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, अगर कैटरेक्ट की है, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम है, या रेटिना की प्रॉब्लम है, फिर उस इश्यू को एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो चेकअप से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस लेवल पे है। किस लेवल पे? अच्छा, आँखों में जो प्रॉब्लम होती है, कौन सा वो अलार्मिंग साइन, कौन-कौन से वो अलार्मिंग साइन्स होते हैं कि भई अब मुझे जाना ही है आई स्पेशलिस्ट के पास? अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन कौन सी वो सिचुएशन होती है कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, अब आपका कुछ काम नहीं करेगा, कि चाहे आप आँखें धो लो, गुलाब जल लगा लो या कुछ भी कर लो, कौन सी अलार्मिंग साइन्स होते हैं वो? देखिए,
इसमें एक तो ये है कि अगर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है तो कोई भी कारण है, आप सोच रहे हैं चश्मे का नंबर है बाद में दिखा लेंगे, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको अपना ही चेकअप करवाना है। इसके अलावा कोई भी आंखों में दर्द हो रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है जो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही है, वाटरिंग हो रही है, आपको धूप में जाने से फोटोफोबिया हो रहा है, पानी आ रहा है आंखों से, तो ये सब चीज़ें हैं आपको, या विजन चली गई एकदम से, ड्रॉप हो गई है, सडन ड्रॉप इन विजन, तो आपको तुरंत अपना आई चेकअप करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब तुरंत सडन भी चला जाता है ऐसा? हाँ जी, ऐसा भी होता है। ओके, वो कैसे उसकी हो जाता हाँ है? उसकी कंडीशन है, एक तो डायबिटिक पेशेंट में अगर ब्लीडिंग हो जाए आँख के अंदर, हाँ, जो अभी आपने बताया। दूसरा अगर आपका रेटिना डिटैच हो जाए, रेटिना जो लोग माइनस नंबर हाई माइनस मोटे चश्मे लगाते हैं ना, उनका रेटिना काफ़ी वीक होता है, तो कई बार रेटिना में होल्स होते हैं, पेशेंट कभी रेटिना चेकअप करवाता नहीं है, सडनली एक्सपीरियंस करता है कि उसको एक कर्टेल्स आ रहा है आँखों के आगे, अच्छा, कर्टेन आ रहा है और विजन ब्लॉक हो रही है, तो ये रेटिना डिटैचमेंट की निशानी होती है। अच्छा। तो इससे भी विजन एकदम से जा सकते हैं। इसके अलावा कई जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट से क्या होता है, ऐसे थ्रोम्बस निकलते हैं, क्लॉट निकलते हैं जो आंखों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और आपकी विजन बिल्कुल चली जाती है। ओके। या अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आँख की नसों में सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है रेटिना में, तो इसकी वजह से विजन एकदम जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन जब भी हो एकदम तुरंत जाना चाहिए आपको आई स्पेशलिस्ट के पास। एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, या जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंखों से पानी आना, रेडनेस होना, इन सारी सिचुएशन में जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल जाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आपको 1-2 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, तो इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो छोटी प्रॉब्लम आपकी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ज़रूरी है टाइम पे उसको, कोई भी बीमारी है टाइम पे उसको पकड़ा जाए, ताकि आप अपनी आंखों की हेल्थ को मेंटेन कर सकें। जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब हम आएंगे जो भी, जैसा कि आपने बताया कि डिजिटल, जो अभी आपने कहा कि हम डिजिटल में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो अब हम जानेंगे उसमें जो एक लाइटिंग का जो इफ़ेक्ट आता है, ब्लू लाइटिंग, उसके बारे में जानेंगे कि मतलब ये जो ब्लू लाइटिंग होती है वो क्या है, मतलब ब्लू लाइटिंग से दिक्कत करता है? जी, जो ब्लू लाइट, जितनी हम स्क्रीन देखते हैं उसमें ब्लू लाइट होती है, ये जो ब्लू लाइट है ये आँखों के लिए थोड़ा डैमेजिंग होती है, क्योंकि ये रेटिना के सेंटर पॉइंट मैक्युला तक जाती है और वहाँ पे डैमेज करती है, और इवन ये हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको भी डिसरप्ट करती है। जो ब्लू एमिशन होता है रेज का, ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसकी जो प्रोडक्शन को हैम्पर करता है, तो जो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि हम रात के टाइम में स्क्रीन का यूजेज कम से कम रखें जी। अगर कर भी रहे हैं तो ब्लू प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस लगाएं, ताकि आंखों में डैमेज के चांसेस कम से कम रहें। देखिए, अब आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन जो भी है, उससे हम मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते, कैसे उससे हम मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट रख सकते हैं अपनी आंखों को? देखिए ज़रूरी है, देखिए आपने जैसा ठीक बताया कि हम इन चीज़ों को अवॉइड तो कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। ऑफिस में काम करना है, करना ही पड़ेगा, बच्चों को स्कूल वर्क दिया हुआ, होमवर्क दिया, वो भी करना पड़ेगा। तो इसका सबसे ज़रूरी होता है कि जो मैंने आपको बताया कि हमें आंखों की हेल्थ को मेंटेन करना है, वो कैसे रहेगी? एक तो रूल ऑफ 20-20-20 को फॉलो करना है कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है, ठीक है? दूसरा ये है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग रखनी है काम करते हुए, ब्लिंकिंग। तीसरा आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, मतलब आपका जो स्क्रीन लेवल जो है ना, आपका आई लेवल पे थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, ताकि आपकी गर्दन, शोल्डर वगैरह स्ट्रेट रहें, नहीं तो धीरे धीरे आपका शोल्डर रिलेटेड इश्यूज भी आने लग जाते हैं। अच्छा। नेक रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं। चौथी बात, आपने लाइटिंग की बात की, स्क्रीन की जो लाइटिंग है इतनी होनी चाहिए कि जो आसपास से लाइट आ रही है उससे मैच कर सके, ये नहीं कि उससे ग्लेयर पड़ रही है आंखों पे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए, जैसे अभी आप बताइएगा मुझे, जैसे पूरी लाइट बंद कर दी तो आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। अच्छा। और कोई भी लाइट जो घर में जल रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन से आंखों पे नहीं आनी चाहिए, उससे ग्लेयर पड़ती है आंखों में। ओके। और आपके स्क्रीन के आगे कोई विंडो नहीं खुली होनी चाहिए, क्योंकि आप इधर देख रहे हो और विंडो से भी लाइट आ रही, तो वो आंखों को भी हर्ट करती है। मतलब जैसे कि अगर बाहर की जो लाइटिंग है, हाँ, सामने की तरफ आंखों पे नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होती है उससे। ओके। तो अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, ब्लिंक करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो चश्मा लगाते हैं, मतलब आपके पास मतलब पावर हमारे आंखों में नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्क्रीन के लिए जो चश्मे आते हैं, वो उसके बारे में बताइएगा थोड़ा डिटेल में कि क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर हम करते हैं तो हमें किस तरह का चश्मा लेना चाहिए? इसमें जनरली
जो होता है एंटी ग्लेयर ग्लासेस और ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस, ये यूज़ होते हैं जो प्लेन नंबर के यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और इवन अपना स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी आप थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं ताकि आंखों पे ग्लेयर ना पड़े, पर्पज है ग्लेयर ना आने का। हाँ। तो ये जैसे ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो जिन्हें प्रॉपर चश्मा लगा हुआ है। उसमें भी फिट हो जाता है आपका एंटी ग्लेयर, अच्छा, उसमें चाहे लगा प्लेन नंबर है या ग्लासेस का नंबर है, कोटिंग होती है वो लग जाती है उसके अंदर। कोटिंग लग हाँ जाती है। ठीक है। एंड अब मैं जानना चाहूँगी कि कई बार अब बच्चों वाली जो प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे लगातार देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मना किया जाता है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं। कैसे उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आजकल बच्चे उसमें भी पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए बताइएगा ज़रा। देखिए, हमें ना एक सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। एक तो खुद हमें भी बच्चों को एग्जांपल देनी है कि हम स्क्रीन पे कम से कम है। जी। हम खुद बैठे स्क्रीन पे करें तो बच्चों को कहाँ से रोकेंगे। हम्म। तो ज़रूरी है कि जो जितना ज़रूरी है बच्चों को जो होमवर्क दिया गया स्क्रीन के लिए उतना वो करें। उसके अलावा सोशल मीडिया, टीवी वगैरह कम से कम आधा एक घंटे के लिए अलाउ कर दिया, चलो आप देख लीजिए। और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बाहर जाके खेलें, सनलाइट में एक्सपोज हों। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि जो मायोपिया, चश्मे के नंबर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। और इसका मेजर कॉज ये हो रहा है कि जो हम जितनी नियर एक्टिविटी करते हैं उतनी आई बॉल की लेंथ इस तरीके से बढ़ती है कि चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाता है। अच्छा, वो जो हम लोग इंडोर। हाँ जी। अच्छा। और हाँ जी, और तो हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है अपना। और बाहर जो हम सनलाइट में जाते हैं तो उसका एक्सपोजर, विटामिन डी मिलता है हमें, सनलाइट से एक्सपोज्ड होते हैं हम, तो उसका भी एक प्रोटेक्टिव रोल है बॉडी के ऊपर। देखा गया कि नंबर के प्रोग्रेशन स्लो डाउन रहता है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसी आदतें इनकलकेट करें कि वो एक हेल्दी लाइफ को और हेल्दी विजन को मेंटेन कर सकें। अच्छा, जैसे कि अभी आपने धूप की बात करी, तो धूप जो है वो मतलब आँखों, जैसे अभी आपने सूरज की रोशनी की बात की, तो हमें मतलब सनलाइट में ही बच्चों को खेलने के लिए बोलना हाँ, चाहिए। इतना भी नहीं कि कड़कड़ाती धूप में आप खेलें, ऐसा कड़कड़ाती नहीं, धूप बट हाँ नहीं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर सनलाइट का तो होना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो जो बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण, अब ये चूँकि ये इससे रिलेटेड है, तो सूर्य ग्रहण को आप देखोगे तो आँखें ख़राब हो जाती हैं। डेफिनेटली, हाँ 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 जी, ऐसा है? बिल्कुल है। सूर्य ग्रहण के टाइम में क्या होता है, जो ओवरऑल जो किरणें होती है ना, इंटेंसिटी सूरज की बहुत कम हो गई होती है, लेकिन उससे हार्मफुल रेस तो आ ही रही होती हैं जो अच्छा। आंखों को, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेस, तो वो आंखों में पड़ती हैं और आपका जो मैक्यूला है उसमें एक इम्पैक्ट करके स्कार बना देती हैं, मैक्युलर स्कार, और विजन को परमानेंटली खराब कर सकती हैं। अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण। और ऐसे जो डायरेक्ट जो मतलब सूरज की किरणें ये भी देखनी, कोई अच्छी आदत नहीं है कि उसको घूरते रहो, नो, बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके। अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि थकान एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो इनके लिए एक तो जो एक्सरसाइज आपने बताई, इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज आंखों की तो ये अकोमोडेशन एक्सरसाइज होती हैं, बाकी आइज़ को मूव करना चारों तरफ वो कर सकते हैं, लेकिन आंखों की एक्सरसाइज से आपका चश्मे का घटने बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अगर हम, कई लोग कहते हैं ना कि ऐसी एक्सरसाइज बताइए कि चश्मे का नंबर हट जाए या कम हो जाए, ऐसी कोई एक्सरसाइज ऐसी कोई नहीं। एक्सरसाइज। इट इज़ जस्ट टू टोन अप योर मसल्स, बस। अच्छा, मसल्स अगर टोन अप होगा तो कैसे तो होगा? फिर वही है ना, मैंने जैसे कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो तो रही फिर है, अच्छा। तो भी मसल्स टोन अप रहेंगी तो थकेंगी नहीं आंखें आपकी। बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो भी क्या डिजिटल चश्मा पहन सकते हैं? देखिए, वैसे तो बच्चों को रखना ही कम से कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोज करेंगे आदतें खराब होंगी उनकी। हाँ, जो बच्चे माने ना उनका क्या करा जाए? तो उनको समझाया जाए, यही है, और खुद एग्जाम्पल सेट किया जाए कि हाँ, एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा ये जानेंगे, अभी तो आपने थोड़ा थोड़ा तो बताया लाइफस्टाइल से रिलेटेड। खाने में आपने अगर मैं, जैसे कि आपने ये बताया कि हम ये खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है आँखों के लिए। इसके अलावा कौन कौन से सुपर फूड्स होते हैं जो कि आँखों के लिए बढ़िया होते हैं, आँखों की हेल्थ के लिए? देखिए, जब हम 50-60 इयर्स के एज हो जाते हैं, सुपर फूड में ल्यूटीन या ज़ैंथिन बहुत ज़रूरी होता है हमारे मैकुलर हेल्थ के लिए। ये क्या है सर? इसमें ये एक मिनरल्स हैं एक किस्म के, अच्छा। जो हमारी रेटिना में होते हैं, मैकुला में होते हैं, और इसकी एज के हिसाब से कमी होने लग जाती है और बीमारी एक सेट हो जाती है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। तो उसमें हमें ल्यूटीन और ये ज़ियाज़ैंथिन के सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, जो साथ में जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, काफ़ी सारे वो होते हैं मिनरल, वो दिए जाते हैं ताकि आंखों की हेल्थ को मेंटेन कर सकें और डिजनरेटिव चेंजेस को रोक सकें।
अच्छा। तो एक काइंड ऑफ सुपर फूड हो गया, जो सप्लीमेंट हो गया जो हम देते हैं। अब अच्छा, ये इसके सप्लीमेंट बता हाँ रहे जी, हैं। इसके तो इसका अलावा कोई फूड में है, मतलब फूड का कोई इसमें है? हाँ, जैसे ये हो गया हमारे बनाना हो गए, अच्छा। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड हो गए, हम्म, नट्स हो गए हमारे, हम्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, येलो फ्रूट्स जैसे पपाया, हमारे ये अपने मैंगोज, हम्म, गुआवा, ये सब चीज़ें रिच सोर्स हैं विटामिन के। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में इनकलकेट करनी चाहिए। अच्छा। और नहीं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के वो भी आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं एडिशनल, जो आपको ड्राई आई के लिए भी हेल्प करते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इनको आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये ओमेगा 3 वाले जो हैं वो बिना डॉक्टर की परमिशन से ले सकते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर ही होता है, आप हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम के लिए, वो आपको सजेस्ट करके चलेंगे। तो वो हमेशा ही ले सकते हैं? हमेशा हमें गैप भी देना होता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ज़्यादा लेने से कई बार बॉडी में स्टोर ज़्यादा हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो हर चीज़ एक रेगुलेटेड मैनर में, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अच्छा, बताइएगा मुझे कि ये जो कई बार आंखें जो हैं वो चुभ रही होती हैं, उसका रीज़न समझ नहीं आता, कि लगता है कुछ आंखों में गया भी नहीं है, फिर भी ये चुभ रही हैं, तो क्या कुछ संकेत है वो? जो चुभने का जो रीज़न है मोस्टली ड्राइनेस की वजह से होता है, अच्छा, बस वो हाँ। भी ड्राइनेस ही है? एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, और अगर सचमुच में कुछ चला गया आँख के अंदर, कुछ पार्टिकल चला गया, उसकी वजह से भी चुभन हो सकती है आँखों अच्छा, में। तो वो कैसे ठीक करें? अगर पार्टिकल गया है तो वो तो फिर हमें निकालना पड़ता है उसको। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है? कई बार पता नहीं चलता कि कैसे निकाला जाए। बहुत आसान होता है। पेशेंट को डर लग रहा होता है कि आंखों को टच करेंगे हाँ, कैसे होगा। हाँ जी। हम आंखों में एक ड्रॉप्स डाल देते हैं, जो आंखों को एनेस्थेटाइज कर देती हैं, नम कर देती हैं। अच्छा। नम करके फिर हम आंखों को पलकों यूँ करके, जहाँ पे वो पार्टिकल होता है उसको स्क्रैप करके निकाल देते हैं, क्योंकि आंख सुन्न हो चुकी होती है, आपको टच का फील ही नहीं होता है। कंफर्टेबली इट कैन बी टेकन आउट। एंड अगर हम उसे घर पे निकालना चाहें, मान लीजिए आप कि निकाल ही जस्ट नहीं सकते, इट इज़ काइंड ऑफ स्टक। और हम भी जब निकालते हैं तो मशीन के अंडर निकालते हैं, स्लिट लैंप होता है, मैग्नीफाई करके कहाँ पे है। अगर यूँ ही निकालने लग गए तो फिर आंखों को चोट भी लग सकती है। अच्छा, और ये तो होता ना, जैसे मान लीजिए, जैसे अभी आपने ये बताया कि थोड़ा ऐसा पार्टिकल चला जाए जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंखों में हल्का सा भी कुछ चला जाता है, तो ये बोला जाता है कि आप एक काम करो कि एक कटोरे में पानी लो, बिल्कुल ठीक है, और उसको आंखों में आंखें जो है वो कटोरे के पानी में आप खोल दो, और उससे निकल जाता है, ऐसा है? ऐसा भी होता है। अगर वो जो पार्टिकल है लूजली स्टक है, तो आपके स्प्लैश करने से या पानी के उसके डालने से वो अपने आप लूज होकर निकल आता है। अच्छा, ये वो भी कर सकते हैं। तरीका है? अगर उससे रिलीफ नहीं आ रहा तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ स्टक ओवर देयर। इफ इट इज स्टक इट विल नॉट कम आउट विद वाटर। आंखों को रिलैक्स करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि आज की डेट में मोस्टली हम स्क्रीन पे होते हैं, तो आंखों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और हर आधे घंटे बाद अपनी सीट से उठ के घूम के आ जाइए 2 मिनट के लिए, फिर बैठ जाइए, ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, जैसे बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब आपका एक डाइट का पार्ट होने चाहिए। आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, पानी प्रॉपर लेना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और दूसरा सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, Self कोई भी medication। प्रॉब्लम आ रही है, और आइज़ को रब नहीं करना है, स्मोकिंग को छोड़ना है, क्योंकि स्मोकिंग करने से ड्राइनेस बढ़ती है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, अच्छा। ब्लड फ्लो भी कम होता है। और अल्कोहल है उसको मॉडरेशन में लाना है, अगर बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं तो। और धूप में जा रहे हैं तो अपना अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन रखना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि ताकि आंखों को हम हेल्दी रख सकें। अच्छा, एंड ये भी होता है वो जो आज कई बार सैलून्स या फिर घर पे भी कई बार ऐसा होता है कि वो जो खीरा वगैरह जो है वो हम कुकम्बर वगैरह काट कर और वो आँखों पे रख लेते हैं, एंड गुलाब जल को भी डुबा के रख लेते हैं, ये सब डेफिनेटली कर सकते हैं, इट गिव्स सूदिंग इफेक्ट टू द आई। अच्छा, हाँ, इसको करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब ये अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी कम कीजिए, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो इट भी, शुड बी क्विट। तो ये बेसिकली ये सिर्फ जैसे स्मोक या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल, तो ये किस तरह से आंखों को नुकसान करती है? सिर्फ देखिए, ड्राइनेस या फिर कुछ और होता है? स्मोकिंग तो ड्राइनेस भी करती है, इसके अलावा जैसे हमारी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी एग्रेवेट करती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है, ऑक्सीजन कम जाती है, तो आंखों में डैमेज होने लग जाता है, इसका ड्राइनेस बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ जी, अल्कोहल ले रहे हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ख़राब होता है, बॉडी वेट बढ़ रहा होता है,
तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो आँखों को डैमेज करती हैं। ओके। अच्छा, अब हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो मतलब होता है तो आप बताएंगे कि हाँ सही है, और अगर गलत है तो आप टोटली बोलेंगे कि जी। नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे। कई लोगों की आंखें अलग अलग कलर की होती हैं, तो क्या इससे कोई स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है? आँखों के कलर से स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ग्रीन कलर की आंखें जो हैं वो मानी जाती हैं कि ज़्यादा वो होती हैं, संवेदनशील कह सकते हैं दूसरों की तुलना में। ऐसा नहीं है। ओके। अगर आप अपनी आंखें जो है वो क्रॉस कर सकते हैं तो आंखों की जो वो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां बोलते हैं, तो क्या उससे जो है वो उससे कमज़ोर होती हैं? मांसपेशियों की कमज़ोरी से चश्मे के नंबर पे कोई घटने बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। ओके। मेकअप लगाने से आंखों की रोशनी कम होती है? नहीं, इरिटेशन हो सकती है, रोशनी कम नहीं होती। आंखों में कोई क्रीम चली जाए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है आंखों में? ज़रूरी नहीं है, कुछ क्रीम्स होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इरिटेशन होती है तो वॉश कर लीजिए, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके। रोने से आंखें साफ़ हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, रादर आप रब ज़्यादा करने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ओके। अगर मॉम डैड की आंखें नीली हैं तो तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ता है दूसरे, मतलब बच्चे की जो बच्चे की आंखें जो हैं वो भी उसी कलर की होंगी? नहीं। कलर हाँ, क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, जो पेरेंट्स का कलर है वही बच्चों में आता है। ओके, तो इट फैक्ट। इस फैक्ट सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से अंधापन आ जाता है? बिल्कुल आ सकता है। ओके। चश्मा पहनने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं? ये मिथ है। चश्मा लगाने से आपकी आंखें ठीक रहती हैं, आपको हेडेक नहीं होता, आपको साफ नज़र आता है। चश्मा लगाने से कोई चश्मे का नंबर नहीं पड़ता है। चश्मा लगाने से चश्मे पर डिपेंडेंसी हो जाती है? वो तो हो जाती है जब आपको साफ देखने की आदत हो जाती है तो आपको लगता है चश्मा लगा के अच्छा दिख रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक आंखों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, और ऐसा करने से क्या दूसरी आंख जो है वो कमज़ोर हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बच्चों को जो है वो जो आई स्पेशलिस्ट है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि उनको देखने की कोई प्रॉब्लम ना हो? नहीं, बच्चे जब स्कूल जाने लग जाते हैं तो उनका एक चेकअप तो होना ही चाहिए। ओके। आँखों का रंग जो है वो आपके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है? आँखों का कलर तो गॉड गिवन है, तो पर्सनालिटी में सिर्फ आँखों का कलर नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज़, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ऐड करती हैं। जी। कलर इज़ नॉट द ओनली थिंग। आँखें सूजी हुई होती हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं? Possibly yes, possibly you have not slept well, possibly you have been on screen for a long period of time. अगर आप अपनी आँखों को कई बार घुमाते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है आँखें बार-बार घुमाते हैं, तो वो मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ लोग सोचते हैं कि मसल्स एक्सरसाइज के लिए घुमा लेते हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। ओके। विटामिन की गोलियाँ लेने से आँखों में सुधार होता है? विटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसा मैंने बताया एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन वगैरह के लिए, ड्राइनेस के लिए देने पड़ते हैं कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके। मोतियाबिंद अगर आपको है तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, ऐसा है? हाँ जी, अगर मोतियाबिंद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेज़र आई जो सर्जरी होती है वो दर्दनाक होती है? चश्मा हटाने का जो लेज़र आई सर्जरी है वो यूजुअली पेनलेस प्रोसीजर, आपको फील होता है कि आपकी आइज़ को टच किया जा रहा है, बस इतना ही, ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है ये। जो कृत्रिम रोशनी होती है, मतलब जो बनाया जाता है जिन रोशनी को, एंड जो बाहर की रोशनी होती है यानी जो प्राकृतिक रोशनी होती है, उसकी तुलना में मतलब आंखें उससे ज़्यादा ख़राब होती हैं जो हम अंदर होते हैं? नहीं, उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, ओके। अगर आप अपनी आंखों को बार बार रगड़ते हैं तो आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, फैक्ट? बिल्कुल कर रहे हैं। ओके। जब जो लोग तैराक होते हैं, मतलब जो स्विमिंग करते हैं, उनको चश्मा पहनने की ज़रूरत होती है? आइडियली लगाना चाहिए क्योंकि वाटर में क्लोरीन होती है तो आँखों को इरिटेबल कर सकती है, तो आँखों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि स्विमिंग गॉगल्स लगाए जाएँ। ओके। बूढ़े लोगों की रोशनी हमेशा ही ख़राब होती है? एज के हिसाब से चेंजेस आते हैं, कैटरेक्ट तो सभी को आता है, ठीक। किसी को जल्दी, किसी को देर से, और किसी को ग्लाकोमा भी हो सकता है, किसी को रेटिना प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अपना रेगुलर आई चेकअप करवाइए और दिखाते रहिए कोई किस लेवल पे दिक्कत है, उसका फिर निदान किया जाए। दूर की चीज़ों को देखने के बाद तुरंत नज़दीक की चीज़ों को देखने में आंखों पर दबाव बढ़ता है, ऐसा है?
वही होता है, अगर आप टकटकी लगा के दूर से देख रहे हैं फिर पास में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, या पास का बहुत जल्दी देख रहे हैं बहुत देर तक दूर देख रहे हैं तो होता है। तो तो ये ये है कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, टकटकी लगा के मत देखिए। ब्लिंकिंग करना बार बार संकेत हो सकता है किसी बीमारी का? ड्राइनेस का हो सकता है, ड्राइनेस में बार बार ब्लिंक करना पड़ता है। ओके। एंड ड्राइनेस जब हो तो उस वक्त आप आँखों में ऐसे पानी से धो सकते हैं? एक आध बार वॉश कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार नहीं। सो अभी हमने जो है ये मिथ्स के बारे में जाना। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़, क्या क्या चीज़ें हम अपनी आइज़ को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, क्या क्या आप सजेशंस देते हैं? लाइक आप एज अ आई स्पेशलिस्ट क्या क्या सजेशंस और देते हैं? जैसे कि अभी आपने बहुत सारी बातें बताई, इसके अलावा कुछ अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो ऐसे तो आप मतलब बिना देखे तो नहीं बताएंगे, बट फिर भी जस्ट इन केस अगर जिसको थोड़ी सी ज़रूरत हो वो क्या क्या कर सकता है, हमारी ऑडियंस को बताइएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि मैंने आपको बताया कि हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है कभी भी अपने आप को कोई प्रॉब्लम आने पे। जो दवाइयाँ घर में पड़ी हैं, जो यूज़ हो रही हैं, कोई भी ड्रॉप्स खुलने के बाद 1 महीने के अंदर उसको फेंक देना होता है। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अच्छा। ड्रॉप्स खुलने के बाद, कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है। मतलब अगर आप कोई अगर आपके पास ड्रॉप है तो उसको हम ओपन हो गई है, ओपन हो आपने गई है। यूज़ किया, ल्यूब्रिकेंट है, कोई भी एंटीबायोटिक है, उसको 1 महीने के बाद फेंक देना है। अच्छा, एक जैसे सबसे बड़ी बात है। घर में पानी नहीं है, जैसे ग्लास पड़ा हुआ है, जी। अब हम इसको अगले दिन तो यूज़ नहीं करेंगे ना, पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो वैसे ही वो जो ड्रॉप्स हैं उसके अंदर, जो वायल के अंदर हैं, उसकी लाइफ है, कब तक वो प्योर रहेंगी, कब तक वो ठीक जी, रहेंगी। जी। तो 1 महीने का टाइम है उसका। अच्छा, उसका 1 महीने का ही है। ओके। दूसरा, मैंने बोला कई लोगों को एलर्जी होती है, वो एलर्जी के लिए ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता ये ड्रॉप्स शायद स्टेरॉइड हैं जो डॉक्टर ने लिख दी थी, जी। और लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते चले गए जब भी एलर्जी बिना दिखाए, तो उनको आंखों में कैटरैक्ट और ग्लाकोमा 2 प्रॉब्लम हो अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे अभी आपने बताया स्टेरॉइड होता है, तो क्या वो जो हमारा ड्रॉप होता है उसमें लिखा होता है कुछ ऐसी चीज़? देखो, कैसे पहचाना जाए? हाँ, आप पहचान नहीं पाएंगे, कोई वर्ड स्टेरॉइड नहीं लिखा होता, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन ऐसी ओके। सॉल्ट का नाम लिखा होता है। अच्छा। तो सॉल्ट को आप नेट पे चेक कर सकते हैं भी ये कोई स्टेरॉइड तो नहीं है। तो आप ठीक वो है। नहीं ले सकते? हम देते हैं बीमारी को, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट को बार बार एलर्जी हो रही है, वो सेल्फ मेडिकेट की अपने आप ही डालना शुरू कर देता है घर पे, डॉक्टर के पास जाए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं 2, 3, 4 साल तक डालते चले जाते हैं ड्रॉप्स, जब भी एलर्जी हुई तो उनकी आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, अच्छा। काला मोतिया हो जाता है, ग्लाकोमा हो जाता है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अगर ऐसे यूज़ करोगे आप अपने से तो? इनडिस्क्रिमिनेट यूज। हाँ, हाँ। तो अच्छा। आप समझ रहे हैं कि अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कभी नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड जो अभी आपने बताया कि हम लोग जो आप मेडिकेट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करें जिसकी वजह से हमारी मतलब हेल्थ अच्छी रहे आँखों की? हमने बात की हेल्दी फूड, हाइड्रेशन, बाहर धूप में जाते हुए अच्छा, बस ग्लासेस यूज इतना ही, करना, ये चीज़ें? ये सब चीज़ें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत है, ये तो काफ़ी कुछ अच्छा, है। मेडिकेशन जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं? ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई हमें ड्रॉप्स तो अंडर मेडिकल गाइडेंस ही लेनी है, अपने आप अच्छा। सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। अच्छा, ओके। सो आँखों के बारे में आपने मतलब इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस आँखें बार बार धो लो इससे ठीक होगी। आपने कहा कि नहीं, इतना नहीं धोना है। एंड ये तो हम लोगों को पता था कि भाई आँखों को बार बार छूते नहीं हैं बार बार, तो ये भी आपने बताया। तो बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि आपने डेफिनेटली क्लियर किया है, और यकीनन ये जो पॉडकास्ट है ये भी मतलब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आँखों से रिलेटेड बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो हमारे स्टूडियो में आप आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, Vijaya ji, for giving me this opportunity, and it's been wonderful. सो ये जो पॉडकास्ट है ना वो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। आँखों की समस्याओं को इग्नोर ना करें और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप आई स्पेशलिस्ट से मिलें और जाने की क्या वजह है। हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो वो भले आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं आंखें धुलकर या फिर अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके,
डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि कैसे लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं इन सारी चीज़ों को करके। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये बार बार कहा जा रहा है। तो इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इसके हम छोटे छोटे शॉर्ट्स जो हैं वो हम लेकर आएंगे, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिएगा एंड हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए जो है अलग अलग हेल्थ पॉडकास्ट जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता रहेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे हेल्दी।